अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत दफ़ा आपके भी ज़हन में एक सवाल आता है और जब मैं लाइव करता हूं तो बहुत सारे मर्द और ख़वातीन एक सवाल पूछते हैं कि अगर खून की नालियों में लोथड़ा बन चुका है तो क्या उसको ख़त्म किया जा सकता है? और इसी तरह से पूछते हैं कि क्या खून की नालियां अगर ब्लॉक हो जाएं तो उनको कुदरती तौर पे रिवर्स किया जा सकता है उस ब्लॉकेज को? और कुदरती तरीके से अपने खून की नालियों को साफ रखने का तरीका क्या है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस के हिसाब से बताऊंगा कि साइंस इस बारे में क्या क्या कहती है कि इनमें से क्या चीज़ मुमकिन है और उसको कैसे आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखें आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्लॉट होता है जिसे हम एथरोमा कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है और इसी तरह से वो क्या स्टेप बाय स्टेप तरीके हैं, क्या अगर आप इसको कम करना चाहें, ख़त्म करना चाहें, तो वो कौन से स्टेप्स हैं और वो कौन सी गलतियां हैं कि जो करने से आपकी खून की नालियां ख़राब होती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, काफ़ी साल गुजरने के साथ साथ हमारे खून की नालियों के अंदर एक चीज़ जन्म लेती है जिसको हम वैसे तो प्लाक कहते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल नाम है एथरोस्क्लेरोटिक प्लाक, यानी एक ऐसा प्लाक के जो जिसमें एथरोसिस हुई हुई है। और ये जो प्लाक या जिसे क्लाट कहते हैं, खून का लोथड़ा कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? इसमें कोलेस्ट्रॉल शामिल होता है, इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल शामिल होते हैं, इसमें आपकी बाकी जो कैल्शियम शामिल होता है, इसमें फैटी जो डिपॉजिट्स होते हैं फैट के वो होते हैं, और फाइबर का टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है, तो उनसे मिलके ये बना होता है। और इसके बनने से नुकसान क्या होता है कि फिर वक्त के साथ साथ आपकी खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं और वो फ्लेक्सिबल या ज़्यादा लचकदार नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिल के अटैक होने का डर होता है, फालिज का अटैक का डर होता है। और खून की नालियों में भी जो लोथड़े हैं ये फिर नुकसान पहुंचाते हैं खून की सप्लाई को रोक के या कम करके। और ये जहन में रहे कि ये एक ही मतलब साल में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, अक्सर लोगों को 10 से 20 साल लग जाते हैं इसके होने में। अब दोस्तों, अगर हमें पता चल चुका है कि प्लाक या लोथड़ा एक गलत चीज़ है, तो अक्सर लोगों के ज़हन में जो सवाल आता है, तो उसी का जवाब अब देने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं? क्या हम इससे जान छुड़ा सकते हैं कि खून की नाली से ये लोथड़ा चला जाए? अच्छा, 2 किस्म के लोथड़े होते हैं। एक होते हैं नरम वाले सॉफ्ट प्लाक, उनको उनके साइज़ को कम करना मुमकिन होता है, उनको रिवर्स करना किसी हद तक मुमकिन होता है। लेकिन जो हार्ड प्लाक होते हैं, पुराने बने हुए होते हैं, अक्सर उनको उनके साइज़ को कम नहीं किया जा सकता। हाँ, ये कुछ चीज़ें मुमकिन है कि आप उनको एक तो उनका जो है वो मज़ीद उनका साइज़ ना बढ़े, और इसी तरह से आप किसी हद तक उस साइज़ को स्टेबल भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद आप उसको बढ़ने नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने एलडीएल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करें या कम रखें, अपने जिस्म में सोजिश को कम रखें और अपना लाइफ़स्टाइल तब्दील करें। यानी ये जो एक हमारा गोल है, हमारा मकसद है, ये हासिल तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी सीरियस काम करना पड़ता है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करना है। नॉर्मली हम कितना रखते हैं? अगर किसी को नॉर्मल रिस्क होता है तो हमारी कोशिश होती है इसको 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के करीब करीब रखा जाए। लेकिन अगर किसी का रिस्क ज़्यादा है तो इसको 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे रखा जाता है। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो तो इसको रखा जाता है 55 यानी 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के करीब करीब। इससे फ़ायदा होता है क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो जो प्लाक्स होते हैं उसकी प्रोग्रेशन यानी क्लॉट के लोथड़े का मजीद बढ़ने का जो अमल है वो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। अच्छा, कुछ खाने ऐसे हैं जो आप नहीं खाएंगे तो आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलेगी, जैसे तले हुए खाने कम खाएं, इसी तरह से फ्राई किए हुए ये सारे जो खाने होते हैं फिर ये कम खाएं, ट्रांस फैट्स होती हैं वो कम खाएं, ये जो बेकरी के आइटम्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से प्रोसेस किए हुए खाने, पैक्टों वाले जो स्नैक्स आपको मिलते हैं ये कम खाएं, और जो रेड मीट होता है, गोश्त होता है, उसको बहुत ज़्यादा ना खाएं। और कुछ खाने ऐसे हैं कि जिनको आपने बढ़ा देना है इस मकसद को हासिल करने के लिए, जैसे सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जई का इस्तेमाल करें, और इसी तरह से आप इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जैसे बादाम, अखरोट है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नट्स जो होते हैं ये सारे मैंने जैसे कि बताया, और बीज होते हैं, सीड्स, पम्पकिन सीड्स है, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, चिया सीड्स और अलसी के बीज और सेसमे सीड्स, ये आपको फ़ायदा देते हैं। और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, उसका इस्तेमाल भी जहाँ पे ज़रूरत हो आपको एलडीएल को कम करने में मदद देता है ताकि आपका ये मकसद हासिल हो सके।
और इस मकसद को हासिल करने में दूसरी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, वो है कि सोज़िश कम होनी चाहिए आपके जिस्म के अंदर, क्योंकि सोज़िश या इन्फ्लेमेशन जब ज़्यादा होती है आपके जिस्म में या मौजूद होती है, तो आपका जो क्लॉट होता है, ना सिर्फ़ वो बनता है, बल्कि वो अपने साइज़ को भी बढ़ाता है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और अगर आप इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहते हैं, तो आपको रोज़ाना 30 से 40 मिनट की वॉक करनी चाहिए, अपने वज़न को नॉर्मल रखना चाहिए, अपनी नींद को 7 से 8 घंटे की नींद को मुमकिन बनाना चाहिए। अगर आपको कोई स्ट्रेस या ज़हनी दबाव या तनाव का सामना है, तो उसको कम करना चाहिए और ख़ास तौर पे सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि सिगरेट का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि सिगरेट का इस्तेमाल खून की नालियों की अंदर की जो तय होती है, उसको नुकसान पहुँचाता है। यानी आप सब कुछ कर लें और सिगरेट ना छोड़ें, तो आपका ये ख़्वाब कि आप इस प्लाक को या इस लोथड़े को भगा सकें, ये शायद मुमकिन नहीं होगा। शुगर को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि बढ़ी हुई शुगर आपकी खून की नालियों को नुकसान देती है, उसमें सोजिश या इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है और ट्राइग्लिसराइड में भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती है। शुगर के मरीजों को हम कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आपका HbA1c जो 3 महीने का शुगर का टेस्ट होता है, उसको 6.5% से नीचे रखें। लेकिन जो आइडियल अगर आप पूछते हैं, तो 5.7% से नीचे रहेगा, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करके आप ये मकसद जल्द हासिल कर लेते हैं। इसी तरह से जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो भी आपके इस क्लॉट को, प्लाक को बढ़ाने की वजह बनता है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर का जायज़ा लें, तो ये एक ऐसा प्रेशर है जो खून डालता है आपकी खून की नालियों के ऊपर, खून की नालियों के दीवारों के ऊपर। तो जितना ज़्यादा ये होगा आपकी खून की नालियों के ऊपर, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। नॉर्मल हम कहते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर 130 ऊपर वाला जो है उससे नीचे रखें, 130, और नीचे वाले को, जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं, उसको 80 से नीचे रखें, 80 से नीचे रखें। यानी 130/80 से नीचे आपका अगर ब्लड प्रेशर है, तो ये जो क्लॉट को के रुकने का अमल है, उसमें बहुत ज़्यादा मुआवन है। बाकायदगी से की जाने वाली वर्जिश के भी बहुत अच्छे असरात होते हैं अपने क्लॉट को भगाने के लिए या वहाँ से हटाने के लिए। क्योंकि जब एक्सरसाइज की जाती है, तो उससे आपके खून की नालियों की अंदर की तय जो एंडोथेलियल लेयर होती है, वो बेहतर हो जाती है। इसी तरह से जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या HDL कहते हैं, उसमें इजाफा हो जाता है। खून की जो सर्कुलेशन है, बहाव है, वो बेहतर हो जाता है। इंसुलिन के काम करने की सलाहियत, यानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी, वो बेहतर हो जाती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे तो वो आप 30-40 मिनट की रोज़ाना वॉक कर लें, या फिर आप ब्रिस्क वॉक टाइप की, या फिर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, या जो वज़न उठाने वाली हल्की-फुल्की वर्जिशें होती हैं, जिनको हम लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ कहते हैं, वो करें, या फिर जो डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज़ होती हैं, ये सारी ही आपके मसल्स को हरकत देके आपको ये फ़ायदा देती हैं। लेकिन रूटीन में हम ये कहते हैं कि 1 हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की आप वॉक करें या कोई एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से आपको ये तमाम फ़ायदे मिल जाते हैं। और इसी तरह से दोस्तों, आपके वज़न का भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक बनता है आपके क्लॉट के साथ, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर, यानी एक तो बाहर नज़र आती है चर्बी, लेकिन आपके जिस्म के अंदर जो विसरल फैट पड़ी होती है, या जिसको एक्टोपिक फैट भी कहते हैं, उसकी ख़ास बात ये होती है कि वो उस फैट की वजह से आपके जिस्म में सोजिश या इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और क्लॉटिंग का अमल बढ़ता है। लेकिन अगर आप 5 से 10% भी अपना वज़न कम कर लेते हैं, यानी 100 किलोग्राम है, तो आप उसको 95 या 93 किलोग्राम पे ले आते हैं। इस छोटे से ही कमी से भी आपके खून की नालियों की सेहत पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, और इसी तरह से आपकी खून की नालियों की लचक बेहतर हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आप चिकनाई में, फैट में, अपने जिस्म में थोड़ी-सी तब्दीली लाते हैं, तो आपकी खून की नाली के अंदर एक बड़ी तब्दीली रोनुमा होती है। और सबसे आखिर में कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि जिनको दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, या उनका डॉक्टर उनको दवाई लिख के दे सकता है। जैसे कुछ दवाइयाँ जो होती हैं, स्टैटिन है, एज़ेटेमाइब है, PCSK9 इन्हिबिटर्स हैं, और कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि उनके डॉक्टर, अगर वो मुनासिब समझते हैं, तो उनको खून पतला करने वाली दवाई एस्पिरिन भी दे सकते हैं। क्योंकि ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं, ख़ासतौर पे पहली जो 3 मैंने ज़िक्र की हैं, तो उनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो प्लाक होता है, लोथड़ा होता है, वो थोड़ा-सा स्टेबल हो जाता है, यानी कि वो टूटता नहीं है, तो टूटने के खतरे को कम किया जा सकता है। क्योंकि याद रहे कि अक्सर जो ये मसले जन्म लेते हैं, ये प्लाक के रप्चर या फटने से लेते हैं, लेकिन अगर एक स्टेबल प्लाक होता है, तो कहा जाता है कि उसका इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर 6 महीने कम से कम ये आप सब कुछ करते हैं जिसका मैंने ज़िक्र किया, तो आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएँगे, और 1 से 2 साल में आपको मुकम्मल रिज़ल्ट की जो तस्वीर है, वो सामने आ जाएगी।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको फिर बताती है कि कैसे आप जो अपनी खून की नालियों में जो क्लॉटिंग होती है उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसी बात को अपने दूसरे दोस्तों से शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छा सा कोई कमेंट करें और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें।